नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल सबके। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज तारीख है 20 जनवरी 2025 और आज दिन है सोमवार। दोस्तों, आज है माघ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। दोस्तों, आज के दिन पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। चलिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली न्यूज़ की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, फटाफट खबरों पर रुख करते हैं। महाकुंभ में झूसी इलाके में सेक्टर 19 में गीता प्रेस के शिविर में रविवार दोपहर बाद अचानक टेंट में आग लग गई। आग कुछ ही देर में विकराल रूप ले ली। आग से एक के एक बाद लगभग 200 से ज्यादा टेंट जलकर राख हो गए। टेंट में रखा सामान भी जलकर खाक हो गया। आग की लपटें देखकर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि सूचना पाने पर फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल विभाग के बाहर कर्मचारियों ने तंबुओं से लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। बताया गया कि लकड़ी की आग जल रही थी, उसी से टेंट तक आग पहुंच गई। देखते ही देखते 200 से ज्यादा टेंट जलकर राख हो गए। आग के बाद मंजर भयावह हो गया था। इसराइल और हमास के बीच जंग के 15 महीने बाद सीज फायर लागू हो गया है। इसमें तय से करीब समय से 3 घंटे की देरी हुई है। गाजा पट्टी में इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता लगभग 3 घंटे की देरी से बाद आज से शुरू हुआ, जिससे 15 महीने पुराना युद्ध रुक गया। हमास ने आज रिहा होने वाले बंधकों की सूची इसराइल को भी भेजी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। पश्चिमी जिला पुलिस ने सड़कों, बाजारों और पार्किंगों में बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान जारी कर दिया है। बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड की मदद से वाहनों की जांच की जा रही है। सोसाइटी के गार्ड्स को भी अलर्ट रहने और आने जाने वालों की रजिस्टर में एंट्री करने के आदेश दे दिए गए हैं। दोस्तों, शपथ ग्रहण समारोह में पहले रात्रि भोज से रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी भी शामिल हुए। वहीं दोनों नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की। शपथ ग्रहण समारोह में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी मौजूद हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस समारोह में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आईएमडी ने दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों में मौसम में बड़े बदलाव की भविष्यवाणी की है। आईएमडी के अनुसार 2 नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिसका असर पहाड़ी और मैदानी इलाकों में दिखाई देगा। 22 और 23 जनवरी को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चली। सुरक्षा बलों को संदिग्ध आतंकियों का इनपुट मिला था, जिसके बाद से तलाशी अभियान जारी किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी भी हुई। फिलहाल इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। अधिकारियों के मुताबिक कम से कम 2 आतंकवादियों को घेर लिया गया था। राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला उनके हालिया बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी है। राहुल गांधी ने यह बयान 15 जनवरी को दिल्ली के कोटला रोड पर कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान किया गया था, जिस पर मनमोहनजीत चेतिया ने गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। यह एफआईआर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 152 और 197 फर्स्ट डी के तहत दर्ज की गई है। भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुबह करीब 11:45 पर भारतीय और बांग्लादेशी किसानों के बीच मामूली विवाद के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। भारतीय किसानों ने बांग्लादेशी सीमा पर फसल चोरी का आरोप लगाया, जिससे दोनों पक्षों के बीच बहस छिड़ गई। मामला उस समय जब बढ़ गया जब दोनों देशों के किसानों की संख्या बढ़ने लगी और बात इन दिनों फर्जी कॉल और एसएमएस के जरिए बढ़ रहे धोखाधड़ी को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सख्त कदम उठाया है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब सभी बैंकों को विशेष मोबाइल नंबर सीरीज का इस्तेमाल करना होगा। ऐसा करने से ग्राहक आसानी से फर्जी नंबरों की पहचान कर पाएंगे। धोखाधड़ी के मामलों में भी कमी आएगी। इस संबंध में केंद्रीय बैंक ने सर्कुलर भी जारी किया है। आपको बता दें कि दूरसंचार विभाग और संचार मंत्रालय ने मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट यानी कि MNRL विकसित किया है। आरबीआई के नए नियमों के तहत इस फीचर का इस्तेमाल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और अन्य पेमेंट एग्रीगेटर्स को अमान्य या निष्क्रिय मोबाइल नंबरों से जुड़ी पहुंचाने को रोकने के लिए करना होगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने राज्य में पहला आधुनिक मदरसा स्थापित किया है, जिसमें एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के तहत सामान्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें अरबी के अलावा संस्कृत एक वैकल्पिक विषय के रूप में भी होगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आधुनिक मदरसा बोर्ड द्वारा 50 लाख रुपए की लागत से विकसित किया गया है और मार्च महीने में अगले शैक्षणिक सत्र की कक्षाएं शुरू की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि मदरसा देहरादून रेलवे में स्टेशन के पास मुस्लिम कॉलोनी में स्थित है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में सामान्य कक्षाएं फिर से शुरू करने के संबंध में एक नोटिस जारी किया है। निदेशालय ने यह नोटिस वायु गुणवत्ता प्रबंधन की ओर से ग्रेड 4 के तहत लागू पाबंदियों को तत्काल प्रभाव के हटाए जाने से जारी किया गया है। आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि सभी सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को सूचित किया जाता है कि सभी स्कूलों में कक्षाएं तत्काल प्रभाव से भौतिक मोड में चलेंगी। इसका मतलब यह है कि दिल्ली के स्कूलों में अब क्लासेस हाइब्रिड मोड की जगह ऑफलाइन मोड में चलेंगी। भारतीय महिला टीम ने खो खो वर्ल्ड कप के फाइनल में शानदार जीत दर्ज की। भारत ने नेपाल को 78-22 से रौंदा। यह खो खो विश्व कप का पहला सेशन था और भारत ने पहले ही सेशन में इतिहास रच दिया। भारत पहले खो खो विश्व कप चैंपियन बन गया है। फाइनल में एक बार फिर से दबदबे वाला प्रदर्शन टीम ने किया। शुरुआत में बराबरी का प्रदर्शन था, लेकिन टर्न 2 और 3 में भारतीय टीम ने दिखाया कि वे क्यों खास हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 16 जनवरी को मारे गए सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 18 नक्सली मारे गए थे, जिसमें से 50 लाख का इनामी और नक्सलियों के पीडब्ल्यूजी मिलिट्री विंग का चीफ दामोदर भी शामिल था। पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने जानकारी दी कि मुठभेड़ दक्षिण बस्तर संभाग के बीजापुर जिले के पामेड़ बासागुड़ा उसूर इलाके के घने जंगल में हुई थी, जिसके बाद से माओवादियों की पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी कि पीएलजीए बटालियन नंबर 1 और सेंट्रल लीजनर कमेटी कंपनी की 5 महिलाओं सहित 12 नक्सलियों के शव बरामद किए गए थे। पिछले एक साल से नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, उनके जवाब में जो नक्सली हमले किए जा रहे थे, उसके पीछे नक्सली दामोदर ही बहुत बड़ा सूत्रधार था। इस नक्सली कमांडर के मारे जाने से सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी कामयाबी मिली है। बीजापुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया नक्सली कमांडर दामोदर नक्सलियों की स्टेट कमेटी का मेंबर और तेलंगाना स्टेट कमेटी का चीफ भी था। दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस नेता ने बीते दिनों में लगातार कामगारों के बीच खुद की मौजूदगी दिखाने और उनकी समस्याओं को सुनने में एक कोशिश की है। ऐसे में दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में इस तबके से जुड़े कैंपेन की शुरुआत भी की है। पार्टी का दावा है कि इस कैंपेन के जरिए विभिन्न सेक्टर में काम कर रहे श्रमिकों को एकजुट किया जाएगा, जिससे कि इस वर्ग को न्याय और अधिकार भी मिल सके। पार्टी के मुताबिक आर्थिक असमानता और सामाजिक न्याय के मकसद के लिए इस कैंपेन को शुरू किया जा रहा है, जिसे व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट का नाम भी दिया गया है। देश के कई राज्यों में ठंड का सितम बरकरार है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब और हरियाणा में रविवार को ठंड का कहर जारी रहा और दोनों राज्यों में कई जगहों पर घना कोहरा भी छाया रहा। संगम नगरी प्रयागराज में आस्था के साथ अर्थव्यवस्था का भी संगम हुआ है। 1.5 महीने से इस आयोजन से 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने का अनुमान है। इससे करीब 2 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। साथ ही देश की जीडीपी में भी इसका बड़ा योगदान होगा। महाकुंभ में प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में श्रीकर पात्र धाम वाराणसी और गीता प्रेस गोरखपुर शिविर में आग लगने से फूस और बांस के बने 280 कॉटेज जलकर राख हो गए। इन कॉटेजों में रखे 13 एलपीजी सिलेंडर भी आग की चपेट में आकर फट गए और अफरा तफरी मच गई। इस दौरान 5 बाइक्स और 5 लाख रुपए की नकदी भी जल गई। हरियाणा, सिलीगुड़ी और प्रतापगढ़ के 3 श्रद्धालु भी इसमें झुलस गए, जबकि 2 लोग भगदड़ में भी जख्मी हो गए हैं। आग बुझने के बाद मौके पर सीएम योगी भी 3 मंत्रियों के साथ वहां का जायजा लेने पहुंचे। सुविधाओं के अभाव में पहले कुंभ स्नान दुरूह था। एक वर्ग इच्छा होते भी कुंभ स्नान वंचित रह जाता था। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को दी जा रही सुविधाओं का असर है कि इस बार 40 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर सकेंगे। इन श्रद्धालुओं में 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ऐसे होंगे जो कि आर्थिक रूप से मजबूत हैं। देश विदेश के उद्योगपतियों का लगातार कुंभ क्षेत्र में आगमन और निवास इसी का संकेत है कि सुगम व्यवस्थाओं का ही असर है कि आध्यात्मिक पर्यटन की ग्रोथ 15% से ज्यादा हो गई है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे। 20 जनवरी यानी कि आज को उनके शपथ ग्रहण समारोह से पहले औपचारिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में ट्रंप ने आर्लिंगटन नेशनल सिमेट्री जाकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अज्ञात अमेरिकी सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी। शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले विक्ट्री रैली में ट्रंप ने कहा था कि हमें टिकटॉक को बचाने की जरूरत है, हम अपना बिजनेस चीन को नहीं दे सकते। ट्रंप के इस ऐलान के कुछ देर बाद ही अमेरिका में टिकटॉक की सेवाएं फिर से चालू हो गई। गौरतलब है कि अमेरिकी कानून के तहत अमेरिका में शनिवार शाम से टिकटॉक की सेवाएं बंद हो गई थी। दोस्तों, पूर्वानुमान के अनुसार 21 जनवरी से 23 जनवरी के दौरान उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़
और 22 को राजस्थान तथा 22 और 23 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। 23 जनवरी को उत्तराखंड के ऊंचाई वाले हिस्सों में कुछ हिस्सों में बर्फबारी की भी आशंका जताई जा रही है। दोस्तों बने रहिए डेली न्यूज़ विद अनुराग के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसी और न्यूज़ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।